आज की ये जो बहुत सुंदर सी फेस्टिव वाइब्स के साथ त्योहारों की एक बहुत तीव्र सुगंध के साथ उसमें डूबी हुई ये जो शाम है, मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी हमारे बीच में हैं। पहले तो थोड़ा सा मैं सोचता हूं कि जिसको कहते हैं कि स्टार्टअप, एक सवाल का एक सूप लेके मैं आपकी तरफ आ रहा हूं कि आखिर बीजेपी के पास ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है सर, ऐसा कौन सा मैजिक है कि लोकसभा में मामला थोड़ा सा अटकता है और जैसी एक्सपेक्टेशन थी 400 प्लस जाने की बात थी वो नहीं हुआ। हरियाणा में लोग कह रहे थे ऑल सेट है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बीजेपी का कुछ मैजिकल पावर है, उसकी मेहनत है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, या इन सब का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है? आपका जो प्रश्न है शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी की सफलता का क्या कारण है, क्या राज है, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मंत्र पे काम करती है, सुशासन की स्थापना, और सुशासन के दम पर देश की जो विकट परिस्थितियां थी उसको सुधारना, देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, और उस दिशा में देश मजबूती से आगे बढ़ा। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में 11वें नंबर से जो हमारी अर्थव्यवस्था थी 11वें नंबर पर, आज वो 5वें नंबर पर पहुंच गई है। और अब हम नहीं, दुनिया कहती है कि 5 वर्षों में हम तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे और 2047 में हम सुपर पावर बनेंगे, इकोनॉमिक पावर बन के, और दुनिया का नेतृत्व करेंगे। तो इसके लिए वो कौन से ऐसे काम हैं जो करने ज़रूरी हैं विकास के और जनता के कल्याण के। और लोकसभा में हम, हो सकता है कि किसी राज्य में वहाँ की जो समीकरणों के आधार पर सीटें हमारी कुछ घट गई हों, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बढ़ गई, 29 में 29 सीटें जीते। और हरियाणा में भी हमको अंदर काम की गहराई कितनी है ये ऊपर से समझ में नहीं आता है। हरियाणा का चुनाव का परिणाम इस बात का सबूत है। और हम महाराष्ट्र भी और झारखंड भी जीतने जा रहे हैं। तो कुल मिला के कारण सिर्फ यही है, बहुत सिंपल सा कारण है कि जनता के आशीर्वाद से जब सत्ता की बागडोर मिले तो उसका सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग ना होने पाए, इस मामले में हमें सतर्क रहना है। क्योंकि देश ने बहुत जैसे कहते हैं ना, दूध का जला व्यक्ति छाछ फूंक फूंक के पीता है। तो हम लोगों ने सरकारें लगातार बनाई, देश की जनता ने, लेकिन हमेशा हमारे देश में बिजली की कमी बनी रही, सड़क की कमी बनी रही, हेल्थ सर्विसेज हमारी उस सीमा तक नहीं पहुंच पाई जिस सीमा तक पहुंचा के हम गर्व कर सकें। और इसलिए इन सब पैरामीटर्स पर हम टॉप पे रहें, इसके लिए पहले जो काम नहीं हुए हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। और इसलिए लगातार तीसरी बार सरकार बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए, गठबंधन की सरकारों का दौर चला तो 240 सीट पाके गठबंधन की सरकारों का यदि पिछला रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 240 सीट पाके बीजेपी है। मतलब मोदी जी को जब ये लोग मानते हैं कि कुछ सीटें घटी हैं तो भी वो गठबंधन की सरकारों में सबसे ज़्यादा है। तो देश सही रास्ते पे चल रहा है, सुरक्षित हाथों में है, हमारा भविष्य बहुत सुनहरा है। चलिए, इसके लिए आपको शुभकामनाएं कि देश सुरक्षित है। लेकिन ऑब्जर्वर्स एक सवाल करते हैं सर, वो पूछते हैं कि 2014 में नारा था अच्छे दिन आने वाले, और अब एक नारा जो योगी जी ने दिया, बटोगे तो कटोगे, और इसके पोस्टर्स लगे हुए हैं महाराष्ट्र में, इसके पोस्टर लगे हैं झारखंड में, और मध्य प्रदेश में भी ये बात उठ रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस का जो कास्ट की पॉलिटिक्स का एक इक्वेशन है जिसको माना गया कि लोकसभा में आपको नुकसान हुआ, ये उसको काउंटर करने के लिए क्या आपको फिर लौटना पड़ा है इसी इशू पर? देखिए, राजनीति में जो भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, सबकी अपनी राजनीति की एक अपनी शैली है।
तो अपनी शैली के हिसाब से सब अपने वक्तव्य देते हैं और लोग उसको अपील भी करते हैं। अटल जी की एक अलग शैली थी। अटल जी अपनी शैली पे काम करते थे तो लोग वाह वाह करते थे। लेकिन देश में बहुत से ऐसे नेता हुए हैं, वो भी अपनी अपनी जगह लोकप्रिय हुए हैं, लेकिन उनकी शैली में अटल जी बात करते तो शायद होते सफल नहीं होते। तो लेकिन मुद्दा सिर्फ एक है कि हमें सबका साथ, सबका विकास और सबका सामूहिक प्रयास जो मंत्र है, उसी पे आगे चलना, वही देश को परम वैभव के स्थान पर पहुंचाएगा। और समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए जो ज़रूरी काम है वो करना। मुझे लगता है कि देश की जनता को ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर काम कर रही है। वो देश को आर्थिक पावर बनाकर फिर से सोने की चिड़िया वाला देश को फिर से सोने की चिड़िया वाले स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आज देखिए कि जितने भी ज़रूरी काम हैं, यदि हमें अस्पताल बनाने हैं, हमें स्कूल बनाने हैं, हमें सड़कें बनानी हैं, नहरें बनानी है, एयरपोर्ट बनाने हैं। अभी रीवा में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। 46 सालों के बाद मध्य प्रदेश में कोई नया एयरपोर्ट मिला है। तो इसके लिए कहीं भी पैसे की कमी नहीं है। एक एक ज़िले में 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ के नल से जल देने वाली योजना पर काम चल रहा है। कभी हम किसी ने सोचा था कि कोई सरकार आएगी तो फ़िल्टर वाला पानी गांव के लोगों को भी उपलब्ध कराएगी? उसके लिए फ़िल्टर प्लांट बनेंगे, टंकियां बनेंगी। 3-3 हज़ार करोड़ रुपए एक एक ज़िले में। पहले तो धन की कमी का रोना सरकार में बैठे हुए लोग रोते थे और जनता सिर पीट लेती थी कि मतदान केंद्रों में घंटों लाइन पर खड़े होकर हमने वोट डाला और अभी सरकार के पास पैसे नहीं है। लेकिन आज सरकार पैसे की कमी का रोना नहीं रो रही, बल्कि अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाकर जो ज़रूरी काम है उसके लिए बजट का अरेंजमेंट कर रही है। तो ये लोगों को प्रभावित कर रहा है। जी। विकास की जो गंगा बह रही है जी। वो लोगों को प्रभावित कर रही है। जी। आज आप देखिए, पहले कौन सा ऐसा संभागीय मुख्यालय था मध्य प्रदेश में जो 4 लेन की शानदार सड़कों से जुड़ा था? आज आप रीवा से, भोपाल से जबलपुर जाइए, जबलपुर से रीवा जाइए, रीवा से बनारस जाइए, और अभी आपने सुना होगा 9,000 करोड़ की एक सड़क रीवा से, भोपाल से सागर, दमोह, कट्टी होते हुए वो कानपुर तक। तो इतना ये 9-9 हज़ार करोड़ रुपए, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये कहाँ से आ रहा है? यही तो देश की ज़रूरत थी और ये हो रहा है। बजट आ रहा है, काम हो रहे हैं और उससे हमारी इकोनॉमिक जो स्थिति है दुनिया में, मतलब अब तो जापान, जर्मनी, अमेरिका और चाइना पर हमसे आगे हैं। बाकी सब पीछे हो गए और 5 वर्षों में जापान, जर्मनी भी पीछे होने वाला है। और 2047 से जब आज़ादी के 100 वर्ष हो गए तो चाइना और अमेरिका भी पीछे हो जाएगा। बड़ी बात। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वो सपना साकार होने वाली बात है जो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति देखता था, लेकिन निराश हो जाता था कि लगता है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन अब लगता है कि ये होकर रहेगा। जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की। लेकिन कई बार चुनाव के समय कुछ जो घोषणाएं कर दी जाती हैं, उनसे राज्य के खजाने पे जो संकट आता है उसको लेकर चुनौती बनती है। महाराष्ट्र भी उसी लाइन पर जा रहा है और आपकी योजनाएं दूसरे स्टेट भी बहुत फॉलो करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की योजना को। अब महाराष्ट्र में भी 1500 रुपये देने की बात है, लाडली बहन करके उनकी योजना शुरू हो रही है। आपको क्या लगता है इसका समायोजन, अगर आप जनता को डिप्राइव्ड जो सेक्टर है, सेक्शन है, उसे आप कुछ दे रहे हैं, तो रेवेन्यू कैसे बढ़े? ये भी उसी के साइमल्टेनियसली उसको भी आपको तैयार करना चाहिए। एक मॉडल तैयार है मध्य प्रदेश में। देखिए, रेवेन्यू यदि नहीं बढ़ता तो ये देने की घोषणा कहाँ से होती? यदि हम सड़कें बनाने का पैसा काटते, सिंचाई की नहरों का पैसा काटते, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब 14 हो गए। इस साल 3 और शुरू हो रहे हैं। 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी नीमच, मंदसौर और सिवनी का मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं। अगले साल हम 8 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज में 400 करोड़ से लेकर 700 करोड़ खर्च कर रहे हैं। यदि इसमें कटौती करके और हम ये वेलफेयर की स्कीम लागू करते, क्योंकि हमें आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ानी है।
सिंचाई के नहरों का जाल बिछा देते हैं तो किसान धरती से दौलत पैदा करके उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है, उससे व्यापार बढ़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो इंडस्ट्री और बाकी चीज़ों की व्यापार बढ़ता है, उसमें काम करने वाले लोगों की एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। लेकिन कुछ, जैसा आपने कहा, डिप्राइव्ड सेक्शन के जो ऐसे लोग हैं, यदि हमारे सरकार की अर्थव्यवस्था हमको अलाउ करती है तो यदि हमने उनको आर्थिक रूप से मदद की तो ये वेलफेयर स्टेट है, ये कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। यदि हमारे अंदर क्षमता है कि हम अपने खजाने की में आमदनी बढ़ाते हैं तो हम विकास भी करेंगे और जन कल्याण के काम भी करेंगे। जन कल्याण के काम में आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज अभी एक कैटेगरी के लोगों को देते थे, अब 70 साल के ऊपर के लोगों को देने के लिए सिर्फ एज फैक्टर है, बाकी कोई कैटेगरी नहीं। अब आप सोचिए कि 55 करोड़ लोग आयुष्मान में जो शामिल हुए, उससे हेल्थ सेक्टर में कितना बूम आ गया है। प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों में वो आदमी इलाज करा रहा है जो आदमी इलाज कराने के लिए उसके पास जेब में 500 रुपये, 1000 रुपये नहीं होते थे। अब वो कार्ड लेके जाता है बड़े से बड़े अस्पताल में, गरीब से गरीब आदमी, और उसको एडमिट किया जाता है, उसका इलाज होता है और वो कार्ड दे देता है, कार्ड से पैसा हो जाता है, उसको 1 रुपये नहीं लगता है। तो ये चीज़ें पेइंग कैपेसिटी है बढ़ाना। तो जो आपने कहा लाडली बहना योजना, अब आप सोचिए हमारे समाज में कितनी महिलाएं थी जिनको घर के बाहर से चूड़ी वाला निकल रहा है, खोमचे वाला निकल रहा है, आइसक्रीम वाला निकल रहा है, और उसका बच्चा जिद कर रहा है कि हमको आइसक्रीम दे दो। बगल के घर के बच्चे आइसक्रीम खरीद रहे हैं, उसका बच्चा देख रहा है, पति मजदूरी करने गया है, और फिर पति से पैसा मांगे तो पति कहे कि अभी सैलरी कहाँ मिली है तुम्हें, जब देखो पैसा चाहिए। लेकिन अब उसको हर महीने 1250 पैसा जो मिलता है, अब उल्टा हो गया है। पहले वो पति से मांगती थी, अब पति कहता है कि पैसा यदि हो तो थोड़ा दे दो, फिर बाद में लौटा देंगे। उल्टी गंगा बह दी। अब उसकी नज़र रहती है कि 10 तारीख को जो पैसा हमारी पत्नी के खाते में आए तो फिर वो उसके पीछे लगता है कि कुछ 200-400 दे दो, फिर बाद में देते। तो ये हम सोसाइटी के उस समाज को मजबूत कर रहे हैं जी, जिसको मजबूत किए बिना हमारा समाज मजबूत नहीं हो सकता है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली मेरी एक इकोनॉमिस्ट जो मध्य प्रदेश के हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये जो पैसा है, समाज का जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, ये पैसा घर में नहीं रखता, सो कॉल्ड एक क्लासी जो वर्ग होता है उसकी तरह, तो ये पैसा बाजार में तुरंत लौटता है। तो ये इकॉनमी को रोल ऑन कर रहा है। पैसा आया और वो सीधे 1000-1500 करोड़ रुपया वो बाजार में गया, पटाखे खरीदने में, वो किराने का सामान खरीदने में, क्षेत्र के बाजार में गया। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के बाजार में गया। तो ये 1500 करोड़ 1800 करोड़ रुपए उनका कहना था कि जो आते हैं, दिए जाते हैं, ये तुरंत लौटते हैं और ये बाजार को गतिमान करते हैं। सर, मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो मध्य प्रदेश के लिए 3 ही सेक्टर हैं जहां काम की जरूरत मानी जाती है, और वो है हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री प्रमोशन। और अब आपकी सरकार का फोकस, डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी का बड़ा एग्रेसिव स्टैंड है, क्योंकि मैं देख रहा हूं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स मीट। ये मैंने मध्य प्रदेश में इस तरह का मॉडल जो बहुत जरूरी है, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। तो हेल्थ सेक्टर से रिलेट करते हुए, क्योंकि आप डिप्टी सीएम हैं, तो मैं इन चारों रीजन्स पर प्रकाश आपका जरूर चाहूंगा कि आप एलॉबरेट करें, हमारे ऑनरेबल डिग्निटरीज जो यहाँ मौजूद हैं, कि कैसे अब मध्य प्रदेश अपने को महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक की तरह फ्रंट लाइन में ले जाने की तैयारी कर रहा है। तैयारी हमारी बहुत अच्छी है। हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ी जो कमी थी वो मैन पावर की कमी थी। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस, सफाई और सुरक्षा कर्मी, तो हमारी कैबिनेट ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट ने अभी IPHS 12 जो मापदंड हैं उसको मंजूर किया है। हम करीब 18,000, जिसमें से 2,000 डॉक्टर्स हैं, उनको भर्ती कर रहे हैं। और अन्य जो संस्थाएं हमारे सभी में
कोई कमी ना रहे। टोटल 33,000 लोगों को हम भर्ती कर रहे हैं। उससे एक तो मानव संसाधन की कमी को दूर करना, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स कैसे पहुँचें, जैसे कि हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वो जिला अस्पतालों की तरह अपग्रेड हो जाएं। जो सुविधाएं जिला अस्पतालों में हैं वो ब्लॉक लेवल के अस्पतालों में यदि होगी तो जिला अस्पतालों में भी भीड़ कम होगी और लोगों को भी भागना नहीं पड़ेगा सभी को जिला अस्पताल। मेडिकल कॉलेजेस हम लगातार खोल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास अभी लगभग 2,500 MBBS के छात्र हर साल निकलते हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले वर्षों में 7-8 हज़ार MBBS के छात्र निकलें। स्पेशलिस्ट PG करके जो निकलते हैं वो करीब 1,250 हैं, वो कम से कम 3-4 हज़ार सीट्स हों हमारे पास। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी डॉक्टरों को भेजने में हमको सुविधा रहेगी। सबसे बड़ी चुनौती यही है। और अभी आपने कहा ना कि ये जो रोशन हो रहा है, बिजली के उदाहरण दिया आपने, तो मध्य प्रदेश तो अंधेरे में डूबा हुआ प्रदेश माना जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली 7-8 घंटे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी। अब गांव में भी 24 घंटे बिजली है। तो हम लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है और इसलिए अब और हेल्थ और एजुकेशन एक ऐसे सेक्टर हैं जो सारे विकास का अंतिम लक्ष्य है। यदि हमने अपने हम क्यों इंडस्ट्रियल समिट कर रहे हैं, हम क्यों सड़कें बना रहे हैं, क्यों हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जिससे हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाए कि हम हेल्थ और सेक्टर को और एजुकेशन को उस सीमा तक उसको बेहतर करें कि आम आदमी के बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें और निःशुल्क इलाज प्राप्त करें। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, किसी भी सरकार का होना चाहिए। लेकिन सरकारों की आर्थिक स्थिति ऐसी रहती नहीं है कि वो एजुकेशन और हेल्थ में लोगों को सिक्योरिटी दे सकें। लेकिन आयुष्मान योजना ने ये साबित किया है कि हमारे देश के 60 करोड़ लोग मुफ्त में इलाज करने की सुरक्षा उनको प्राप्त हो चुकी है। इसका मतलब हमारी दिशा सही है, हम बिल्कुल सही दिशा की ओर जा रहे हैं और उसके लिए अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि बिना अर्थ के तो कोई काम होता नहीं है। और सरकार ये कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है जरूरी कामों के लिए, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमारी जो बढ़ती हुई बेहतर अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य है हमारा, वो इन सब कामों को करने के लिए है। कि जैसे आज बंसल अस्पताल है, सुनील जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब शहर के लिए एक ऐसा, अब बंसल जी चूँकि सक्षम व्यक्ति हैं, उन्होंने भी ज़मीन से काम करके अपने को इतना सक्षम बनाया है कि भोपाल में एक बहुत अच्छा सक्षम अस्पताल दे दिया, जहाँ पर अब दिल्ली बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि सरकार इस प्रकार से अपने अस्पतालों को इस प्रकार से, पहले उस सरकार को सक्षम होना पड़ेगा, तब वो अपने स्कूल और अस्पतालों को सक्षम बना पाएगी। तो हम तो सरकार और देश को सक्षम बनाने के मिशन में लगे हुए लोग हैं और हम सबको संतोष है कि हमने आधा रास्ता पूरा कर लिया है और बचा हुआ आधा रास्ता पूरा करके, और ये जो आपने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात कही, डॉक्टर मोहन यादव जी इसके लिए वास्तव में बधाई के पात्र हैं। अभी रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ तो लग रहा था जैसे हम लोग इंदौर में बैठे हैं, ऐसा माहौल था वहाँ पर कि, और फोकस तरीके से बात हो रही थी कि विंध्य में क्या क्या संभावनाएं हैं। उस संभावनाओं के आधार पर हम लोगों ने उद्योगपतियों को बुलाया था और हमने कहा कि देखिए, आश्चर्यचकित थे रीवा में लोग कि इतनी शानदार सड़कें, बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर्स, इतना सफाई कि इंदौर को मात कर रहा था रीवा उस दिन। 4 लेन की सड़कें बनारस तक, 4 लेन की सड़कें प्रयागराज तक, जबलपुर, सिंगरौली, खजुराहो तरफ 4 लेन की सड़कें, सिंचाई की नहरों का जाल देखा लोगों ने, तो लोग आश्चर्यचकित थे। तो सीइंग इज़ बिलीविंग, जब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि वास्तव में यहाँ बहुत पोटेंशियल है। तो इसलिए हम लोगों ने उसकी ब्रांडिंग की, रीवा को बताया और उनसे बताया कि यहाँ सीमेंट हब है, ये पावर हब है, यहाँ नेशनल पार्क्स हैं, पर्यटन की संभावना है, और तो आप लोग आइए यहाँ पर। तो लोग अभिभूत थे। और ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
तो जहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो जाए, जहाँ पर्यटन की क्रांति हो जाए, जहाँ पर सिंचाई के नहरों के जाल से हरित क्रांति हो जाए, तो लोग ऐसा कहते हैं अर्थशास्त्री कि 3 क्रांतियाँ जहाँ हो जाती है वहाँ पर दूरबीन लेके भी यदि गरीबी बेरोजगारी ढूंढो तो नहीं मिलती है। वाह सर, बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही है और इस पे मुहर लगाती है एक नोबेल लॉरेल हैं, उनका पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है, मैंने रिसेंटली पढ़ा, उनका इनिशियल मुझे ध्यान है, पॉल करके था और वर्ल्ड के लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं वो। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति, ये मेरा कोई प्रशस्ति पत्र नहीं है सरकार के लिए, ये उनका कहना है। आप भी जो भी टेक्नो सेवी हैं आप सभी देख सकते हैं अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की एक मिसाल है, खासतौर से डीबीटी सरकार के लिए उन्होंने कहा, जो सीधे खाते में आप स्कीम्स के लाभ पहुंचाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा यूपीआई, और तीसरा उन्होंने कहा नेट का सस्ता होना। मैं जहां से सब्जी लेता हूं, उस सब्जी वाले ने 4 दिन पहले मुझसे क्या कहा, उसने कहा मेरी बेटी को स्कूल में डांट पड़ी है क्योंकि वो एआई से होमवर्क करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये रमेश साहू जी जो सब्जी वाले हैं, जिनसे कभी कभी मैं सब्जी लेता हूं, ये उनका कहना है एआई इंटेलिजेंस कहां पहुंच गया, स्लम तक पहुंच गया, क्योंकि डेटा सस्ता है, उसका एक्सेस सस्ता है। क्योंकि पश्चिम का मॉडल उन्हीं ने कहा, जो नोबेल लॉरियल है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, कि पश्चिम में टेक्नोलॉजी एक क्लास के लिए है, लेकिन भारत की सरकार ने इसको मास तक पहुंचाया है। सर मैं बहुत धन्यवाद करता हूं इस बातचीत के लिए, और मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप उन नेताओं में से हैं जो ये भरोसा करते हैं कि पहले करके दिखाओ फिर बात करो। आज रीवा जहां है, चाहे वाइट सफारी की मैं बात करूं, वाइट टाइगर सफारी की बात करूं, सोलर प्लांट की बात करूं, आप भी रीवा जाइए कभी। मैं भी गया हूं 10 साल पहले, 15 साल पहले, और अब का रीवा बहुत ही परिवर्तित रीवा है। आपको 1.25 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं प्रयागराज पहुंचने में, और 2.5 घंटे बनारस पहुंचने में, वाराणसी पहुंचने में।